क्या बात है सेजल, आज तो तू बड़ा भारी राशन लेकर आई है, थैली भरी हुई लग रही है। हाँ चाची, आज बीच पर बहुत सारे ग्राहक आए थे, कुछ अच्छे पैसे मिल गए थे तो सोचा पहले घर का राशन ले लूं। सेजल उनके पास से निकलकर अपने घर के अंदर आ जाती है। वो राशन का सामान रसोई में रखती है और खाना बनाने की तैयारी में जुट जाती है। सेजल खाना बनाकर सभी के लिए परोसती है। सभी खाना खाने लगते हैं। तब गर्मी से परेशान होकर सेजल की माँ, ओफ, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, हवा का एक झोंका भी नहीं चल रहा, शरीर जैसे जल रहा है मेरा। माँ आप खाना खाओ, मैं पंखा झल रही हूँ ना, भगवान ने चाहा तो एक ना एक दिन आपके लिए बिजली का पंखा जरूर लेकर आऊंगी, फिर आपको गर्मी नहीं लगेगी। दीदी घर में सचमुच बहुत गर्मी लगती है, रात को नींद भी नहीं आती अच्छे से। राजू मैं तो समुद्र के किनारे रहती हूँ, मुझे थोड़ी हवा और सुकून मिल जाता है, लेकिन तुम दोनों दिन भर इस बंद कमरे में रहते हो, पता नहीं कैसे सुकून मिलता होगा। सेजल हाथ का पंखा जोर जोर से हाँकती है और अपनी माँ और भाई को खाना खिलाती है। दिन बीतते हैं। सेजल समंदर किनारे फली बेचती और रोज शाम को अपनी टोकरी में एक पैकेट फली बचाती है और चुपके से सूरज को दे देती है। सूरज बिना कुछ बोले पैकेट ले लेता है। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक शाम सूरज अपने घर के अंदर आता है, शानवी उसे देखकर, अरे बेटा, तू आज तो बहुत खुश दिखाई दे रहा है, क्या बात है, इतने दिनों बाद तेरे चेहरे पर ये मुस्कान देखी है मैंने। हाँ माँ, बस ऐसे ही, आज मौसम बहुत अच्छा था बीच पर, इसलिए अच्छा लग रहा है। सूरज तेजी से सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। तब शानवी महेश से, देखो ना, आजकल हमारा बेटा सच में बहुत खुश दिखाई दे रहा है, उसका डिप्रेशन जैसे गायब ही हो गया हो सकता है कि उसे बीच पर कोई दोस्त मिल गया हो। हाँ, काश ऐसा ही हो तो बहुत अच्छी बात है। अगले दिन की शाम को सूरज हमेशा की तरह बीच पर उसी जगह खड़ा होकर सेजल का इंतजार कर रहे हैं। तभी सेजल हाथ में टोकरी लिए वहां आती है। हेलो, कैसी हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे वाह, तुम्हारे मुंह में जुबान भी है, तुम बात भी करते हो। मुझे तो लगा था कि तुम कभी बात ही नहीं करोगे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस बहुत कम लोगों से बात करता हूँ, मुझे नए लोगों से बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने मुझसे बात की। तो अब अपने बारे में कुछ बताओ, तुम कौन हो, क्या करते हो? मैं क्या बताऊं अपने बारे में, मेरे पास बताने के लिए कुछ खास नहीं है। अच्छा छोड़ो, तुम नहीं बताते तो मैं अपने बारे में बताती हूँ। तुम्हें पता है कि मैं एक बहुत अमीर घर की लड़की हूँ। अच्छा, तुम इतने अमीर घर से हो? हाँ, मेरा इस बीच के किनारे बहुत बड़ा घर है और आसपास पूरा समुद्र है, और तो और उस घर की छत पर एक प्राइवेट जेट भी खड़ा रहता है। हम सब सोने चांदी की थाली में खाना खाते हैं और हमारे यहाँ बहुत नौकर हैं जो हर काम के लिए हाजिर रहते हैं, और हम तो हर महीने देश विदेश घूमने जाते हैं। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि तुम इतने बड़े खानदान से हो। अरे, तुम्हें मेरी बात पर सचमुच भरोसा हो गया क्या? हाँ बिल्कुल, तुम झूठ क्यों बोलोगी? अरे बुद्धू, ये सब सिर्फ मेरा सपना है, इनमें से कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं तो बस मजाक कर रही थी। अगर मैं इतनी अमीर होती तो क्या यहाँ पे धूप में घूम घूम कर फली बेचती? मैं तो फली बेचकर अपनी जिंदगी चलाती हूँ। मेरे पिता भी इस दुनिया में नहीं है। ओहो, मुझे मालूम नहीं था, आई एम सॉरी। बातें करने के बाद सेजल अपनी टोकरी उठाती है और मुस्कुराते हुए चली जाती है। सूरज उसे तब तक देखता रहता है जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाती। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या सेजल का समंदर के बीच के किनारे आलीशान अपार्टमेंट का सपना पूरा हो सकता है? आइए देखते हैं आगे। अब सूरज और सेजल रोज बीच पर मिलते, ढेर सारी बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते हैं। सूरज का अकेलापन पूरी तरह से खत्म हो चुका है और वो अब हर वक्त खुश रहने लगा है। ऐसे ही एक दिन सूरज के परिवार वाले डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठे थे। तभी सूरज वहां आकर, हेलो माँ, कैसी हो आप? भैया भाभी, आप सब कैसे हैं? सूरज भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर सभी के साथ नाश्ता करने लगता है। तब शानवी, अरे वाह बेटा, तू आज बहुत खुश और एक्टिव लग रहा है। हाँ माँ, आजकल सूरज बहुत एक्टिव रहने लगा है। इसने ऑफिस में भी इतने अच्छे से काम करना शुरू कर दिया है, मैं भी हैरान हूँ। हाँ, नरेंद्र सही कह रहा है, सूरज ने कल बिजनेस की एक बहुत बड़ी डील अकेले दम पर क्रैक कर ली है। अरे वाह बेटा, तू इतना अच्छा और नॉर्मल हो गया। मुझे तो लगता है कि मेरे घर पर कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। हाँ माँ, और वो चमत्कार उस लड़की ने किया है। किस लड़की ने? क्या तू किसी लड़की से मिलता है? हमें भी बताओ बेटा, कौन है वो? माँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, वो बहुत अच्छी और साफ दिल की है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अरे वाह भैया, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जरूर वो लड़की हमारी ही तरह किसी बिलियनियर परिवार की होगी ना?
नहीं कीर्ति, वो कोई बिलियनियर नहीं है, वो बहुत गरीब है और समंदर के किनारे बीच पर फली बेचती है। सूरज की बात सुनते ही टेबल पर सन्नाटा छा जाता है। ये क्या कह रहा है बेटा तू? होश में तो है? इतने बड़े मिलेनियर परिवार की बहू एक फली बेचने वाली लड़की बनेगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारी समाज में एक हैसियत है, हम अपनी नाक नहीं कटवा सकते। हाँ देवर जी, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी कुछ तो इज्जत का ख्याल रखिए। सूरज, अक्सर ऐसी गरीब लड़कियां अमीर लड़कों को फंसा लेती हैं। भैया, वो मेरी भाभी तो बिल्कुल नहीं बन सकती। पूरा परिवार सूरज पर चिल्ला रहा है, लेकिन शानवी चुपचाप बैठी है। तभी सूरज गुस्से में, चुप रहिए आप सब, आप लोगों को सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है, लेकिन मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। सूरज गुस्से में ऊपर अपने कमरे में चला जाता है और दरवाजा जोर से बंद कर लेता है। अगले दिन शाम को सूरज हॉल में आता है। तब महेश, कहाँ जा रहे हो सूरज तुम? बीच पर जा रहा हूँ पिताजी। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की तुमको। आज के बाद तुम उस बीच पर कभी मत जाना और ना ही उस फली वाली से कोई वास्ता रखोगे। सीधे अपने कमरे के अंदर जाओ। लेकिन पिताजी मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा ना, चुपचाप अंदर जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सूरज बेबस होकर वापस सीढ़ियों की तरफ मुड़कर अपने कमरे में चला जाता है। उधर सेजल सूरज का इंतजार करते हुए अपने आप से, पता नहीं आज सूरज क्यों नहीं आया, वो ठीक तो होगा ना। सेजल उदास मन में अपनी टोकरी उठाकर अपने घर चली जाती है। ऐसे 5 दिन बीत जाते हैं और सूरज सेजल से मिलने नहीं आता। एक दिन सेजल को उदास देखकर उसकी माँ, बेटा आज बहुत देर लगा दी तूने, और तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या आज फली नहीं बिकी? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, फली तो बिक गई थी। बस मेरा एक दोस्त मुझसे रोज मिलने आता था बीच पर, लेकिन पिछले 5-6 दिनों से वो नहीं आ पा रहा है, बस उसी की चिंता हो रही थी। दोस्त? बेटा क्या बात है, क्या तुमने किसी को शादी के लिए पसंद किया है? मुझे सच सच बता। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। दूसरी तरफ शानवी सूरज के कमरे में आकर, बेटा तू कब तक इस तरह कमरे में बंद होकर उदास बैठा रहेगा? खुद को क्यों सजा दे रहा है? जा थोड़ा बाहर घूम कर आ, बीच पर हवा खा कर आ, थोड़ा अच्छा लगेगा तुझे। माँ की बात सुनकर सूरज के अंदर एक उम्मीद जागती है। वो तुरंत खड़ा होता है और बीच की तरफ दौड़ पड़ता है। बीच के किनारे सेजल उसका इंतजार कर रही थी। वो जैसे ही सेजल के सामने पहुंचता है, सेजल गुस्सा होते हुए, ये क्या बात हुई? तुम इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए दोस्त? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितना परेशान थी। मैं तुम्हें क्या बताऊं सेजल, मैं बहुत मजबूर था। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने एक बार आकर बताना भी जरूरी नहीं समझा? क्योंकि मेरे घर वाले मुझे तुमसे मिलने नहीं देना चाहते थे। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने उनसे कह दिया था कि मैं तुमको पसंद करता हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ सेजल, मैं तुमको पसंद करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। लेकिन मेरे घर वालों को ये मंजूर नहीं है क्योंकि तुम गरीब हो। वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने तो तुम्हारे बारे में कभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। लेकिन तुमने अगर सोचा भी था तो तुम्हें एक ऐसी लड़की पसंद करना चाहिए था जो तुम्हारे अकॉर्डिंग होती, जो अमीर होती। भला एक फली बेचने वाली गरीब लड़की कोई अपने घर की बहू क्यों बनाएगा? प्यार अमीर गरीब नहीं देखता ना सेजल। प्यार व्यार सब किताबों की बातें हैं बाबूजी, हकीकत की दुनिया बहुत अलग होती है। आप अपने घर जाइए, अपनी दुनिया में लौट जाइए और आपके घर वाले जो कहते हैं वही कीजिए। सेजल अपनी टोकरी उठाती है और अपने घर की तरफ दौड़ पड़ती है। अपने कमरे में लेटकर सेजल मन ही मन सोचते हुए, सच तो ये है कि मैं भी उसको पसंद करने लगी थी, मैं भी सूरज से प्यार करने लगी थी। वो कितना अच्छा लड़का है, उसने मुझे इतनी इज्जत दी, इतने प्यार से मुझसे मिलता था। मुझे तो ऐसा लगा था कि मुझे कोई सच्चा दोस्त मिल गया है, लेकिन हमारे रास्ते कभी एक नहीं हो सकते। सेजल अपने आंसू पोंछती है और सोने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ सूरज उदास होकर घर आता है तो शानवी उसे देखकर, क्या हुआ बेटा, तू इतना उदास क्यों है? सूरज अपनी माँ को सारी बातें बताते हुए, माँ मैं जिंदगी भर अकेला रहा हूँ, वो भी मुझे छोड़ कर चले गई और अब मैं फिर से हमेशा के लिए अकेला रह गया माँ। सूरज की बातें सुनकर शानवी का दिल भर आता है। अगले दिन की सुबह शानवी हाथ में खाने की थाली लेकर सूरज के कमरे में आते हुए, चल बेटा थोड़ा सा खाना खा ले, तूने कल से कुछ नहीं खाया, ऐसे भूखे रहने से क्या होगा? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे अकेला छोड़ दो। सूरज बिस्तर से उठता है और सीधे घर की छत पर चला जाता है। वो छत के कोने में खड़ा होकर समंदर की तरफ देखने लगता है। नीचे शानवी हॉल में महेश से बातें करते हुए, देखो ना हमारा बेटा फिर से कितना उदास रहने लगा, उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। अगर उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? लेकिन वो तो जिद कर रहा है कि वो कभी पूरी नहीं हो सकती। एक फली बेचने वाली इस खानदान की बहू कैसे बन सकती है?
क्या आपकी इज्जत मेरे बेटे की जान से ज्यादा बड़ी है? अगर हमारा बेटा ही नहीं रहेगा तो इस दौलत और इज्जत का हम क्या करेंगे? ठीक है, अगर ऐसा है तो हम उसके घर रिश्ता लेकर चलेंगे, लेकिन याद रखना मैं कभी उसको अपने मन में नहीं अपना सकता, वो सिर्फ नाम की बहू होगी। अगले दिन सूरज का पूरा परिवार एक बहुत बड़ी और आलीशान कार में शगुन का सामान, मिठाइयां और फल की थालियां रखता है। वो सब सेजल के घर के बाहर पहुंचते हैं। कमला और विमला इतनी बड़ी कार और अमीर लोगों को देखकर हैरान होते हुए, देखो तो विमला, कितने बड़े लोग इसके घर आए। इतनी बड़ी गाड़ी तो मैं पूरे मोहल्ले में आज तक किसी ने नहीं देखी है। हाँ, उनके हाथ में शगुन की थालियां भी है। लगता है इस फली वाली सेजल के लिए रिश्ता लेकर आए। इसकी तो किस्मत ही खुल गई। सूरज, महेश, शानवी, नरेंद्र, कोमल और कीर्ति सेजल के छोटे से घर के अंदर कदम रखते हैं। सेजल की बूढ़ी माँ इतने अमीर लोगों को देखकर चौंकते हुए, आप लोग कौन हैं और हमारे इस गरीब के घर में कैसे आना हुआ? बहन जी, हम आपकी बेटी सेजल के लिए अपने छोटे बेटे सूरज का रिश्ता लेकर आए हैं। तभी सेजल रसोई से बाहर आती है और पूरे परिवार को देखकर चौंक जाती है। आप सब यहाँ हमारे गरीब खाने में? हाँ सेजल, ये मेरे घर वाले हैं और हम सब मिलकर तुम्हारे घर शादी का रिश्ता लेकर आए हैं। अब तो मना मत करो। बेटी, मेरे बेटे की खुशी में ही हमारी खुशी है। इसकी जान तुम में बसती है, इसीलिए हमारा मान रख लो और इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो। सेजल अपनी माँ की तरफ देखती है। उसकी माँ सिर हिलाकर सहमति देती है। सेजल शर्मा कर हाँ कह देती है। इस तरह सेजल और सूरज का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़े और आलीशान लॉन में दोनों की शादी संपन्न होती है। रंग बिरंगी लाइटें, फूलों की सजावट और बैंड बाजे के साथ दोनों साथ फेरे लेते हैं। विदाई के बाद कार सूरज के पुराने बंगले पर जाने के बजाय बीच के किनारे बने एक बेहद आलीशान गगनचुंबी लग्जरी अपार्टमेंट के सामने आकर रुकती है। चारों तरफ बैंड बाजा बज रहा है, लोग डांस कर रहे हैं और पूरा अपार्टमेंट दुल्हन की तरह सजा हुआ है, जिसे देखकर सेजल हैरान होते हुए सूरज से, हम यहाँ कहाँ आ गए? बेटा, ये अपार्टमेंट हमने सूरज के लिए उसी के पैसों से बनवाया था। सूरज अपनी पत्नी को ये गिफ्ट करना चाहता था। हाँ, तुमको तो इस गिफ्ट की कीमत भी नहीं समझ में आएगी। करोड़ों का है ये। तभी सूरज आगे आता है और सेजल का हाथ थामते हुए, सेजल, मेरे घर वालों ने इस अपार्टमेंट को तैयार करने में मदद की है, लेकिन यह पूरी तरह से मेरी मेहनत की कमाई से बना है। मैं इसे तुम्हें शादी के तोहफे में गिफ्ट करना चाहता था, इसलिए आज तुम्हारी सीधी एंट्री यहाँ हो रही है। तभी अपार्टमेंट की एक नौकरानी आरती की थाली लेकर सामने आती है। मालकिन, आओ, गृह प्रवेश करो। इस घर में आपके कदम पड़ना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सेजल मुस्कुराते हुए चावल का कलश गिराकर अंदर कदम रखती है। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, बाहर आसमान में शानदार पटाखे जलने लग जाते हैं और चारों तरफ रोशनी हो जाती है। सामने बड़ी बड़ी लाइट से वेलकम होम लिखा हुआ चमक रहा है। सेजल अंदर का नजारा देखती है। हॉल में शानदार झूमर लटक रहा है, कीमती इटालियन फर्नीचर लगा है और 2 आलीशान सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही हैं। सूरज, इतना बड़ा घर, ये सब क्या है? हाँ सेजल, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारी हर खुशी इस घर में है। सूरज आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ खड़ा है। वो खुद नक्शा देख रहा है और मजदूरों को निर्देश दे रहा है। इस अपार्टमेंट का कोना कोना बेहतरीन होना चाहिए। इसमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी होने वाली पत्नी को दुनिया की हर लग्जरी और खुशी देना चाहता हूँ। ये मेरी तरफ से उसके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज गिफ्ट होगा। बेटा सूरज, जरा अपनी बीवी को इस अपार्टमेंट के बाकी के फ्लोर भी तो घुमा दो। इसे भी पता चले कि इसका घर कितना बड़ा है। सूरज सेजल को लिफ्ट में लेकर आता है और 6 फ्लोर वाला अपार्टमेंट घुमाता है। वो हर फ्लोर की खासियत बताता है। देखो सेजल, इस फ्लोर पर हमारी लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं। लिफ्ट से अगले फ्लोर पर जाकर उसे दिखाते हुए, और इस अगले फ्लोर पर सिर्फ तुम्हारे लिए कीमती कपड़ों का वार्डरोब है। फिर अगले फ्लोर पर जाकर, और इस फ्लोर पर दुनिया भर के फल, खाना और एक बहुत बड़ा आधुनिक किचन है जहां ढेर सारे नौकर लगे हुए हैं। सेजल अगले फ्लोर पर जाती है तो वहां सोने चांदी और हीरों की ज्वेलरी से भरा एक पूरा रूम है। सबसे लास्ट में वो छत पर पहुंचते हैं जहां एक आलीशान प्राइवेट जेट खड़ा है और वहां से नीचे समंदर का खूबसूरत पानी दिखाई दे रहा है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता कि मैं कल तक एक फली बेचने वाली थी और आज इतने बड़े आलीशान घर की बहू बन गई हूँ। ये सब एक सपने जैसा लग रहा है। सारा अपार्टमेंट घूमने के बाद वो लोग नीचे डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं जहां सोने चांदी की थाली में 56 भोग सजे हुए हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है और खाना खाने के बाद शानवी सेजल से, बेटा सेजल, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। ये हीरो का हार मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा है। शुक्रिया माँ जी, आपकी ये दुआ ही मेरे लिए सबसे बड़ा हार है।
अगले दिन की सुबह सेजल अपने आलीशान बेडरूम के बड़े से वॉक इन वार्डरोब में खड़ी है। वहां हजारों कीमती और सुंदर ड्रेसेस, साड़ियां और लहंगे कतार से टंगे हैं। सेजल ने एक बेहद खूबसूरत भारी सिल्क की साड़ी पहनती है और हीरों के कीमती गहने भी पहनती है। वो आईने में खुद को देखकर शर्मा जाती है। तभी सूरज कमरे में आता है। अरे वाह सेजल, तुम इस सुंदर ड्रेस और ज्वेलरी में बिल्कुल किसी राजकुमारी जैसी लग रही हो। शुक्रिया सूरज, मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब सच है। चलिए अब नीचे चलते हैं। दोनों नीचे डाइनिंग हॉल में आते हैं। सेजल देखती है कि टेबल पर सोने और चांदी की चमचमाती थालियां सजी हुई हैं। उन थालियों में शाही पनीर, दाल मखनी, पुलाव, कचौड़ी और कई तरह की मिठाइयां परोसी गई हैं और पूरा परिवार वहां बैठकर खाना खाते हुए बातें करता है। माँ, मैं और सेजल आज पेरिस के लिए निकल रहे हैं। हम अपना हनीमून वहीं मनाएंगे। ठीक है बेटा, तुम अपना प्राइवेट जेट ले जाना। शाम को सूरज और सेजल अपने प्राइवेट जेट से पेरिस के लिए निकलते हैं। रास्ते में सूरज सेजल से, सेजल, हम दोनों अपनी शादी के बाद पहली बार विदेश घूमने और शॉपिंग करने जा रहे हैं। सूरज, मुझे प्राइवेट जेट में बैठकर विदेश घूमना किसी सपने जैसा लग रहा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी हवाई जहाज में बैठूंगी और विदेशों के बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग करूंगी। मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ी देर में दोनों पेरिस पहुंच जाते हैं। वो पेरिस में घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं और अपना हनीमून एंजॉय करते हैं। कुछ दिनों बाद वो वापस लौट आते हैं। अगले दिन रात को सूरज और सेजल अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। तभी अचानक नरेंद्र वहां आ जाता है और, सूरज, ऑफिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस की डील आई है। हमें रात भर बैठकर वो फाइल पूरी करनी होगी। नरेंद्र जबरदस्ती सूरज को स्टडी रूम में ले जाता है। दोनों भाई रात भर फाइलें देखते रहते हैं और डिस्कशन करते रहते हैं। इसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह सूरज थका हुआ सेजल के पास कमरे में आकर, सेजल, आई एम सॉरी, मैं रात को काम की वजह से तुम्हारे पास नहीं आ पाया। अब मुझे तुरंत भैया के साथ ऑफिस जाना पड़ रहा है। तुम अपना ख्याल रखना, मैं शाम को आता हूँ। सूरज चला जाता है। सेजल उदास मन से उसे देखती रहती है। शाम को सूरज ऑफिस से वापस आता है। तब कीर्ति, अरे भैया, मेरे कॉलेज के कुछ बहुत जरूरी प्रोजेक्ट हैं जो मुझे कल सुबह सबमिट करने हैं। प्लीज आप मेरे साथ मेरे रूम में आओ, मुझे आपसे बहुत काम है। कीर्ति सूरज को खींचकर अपने कमरे में ले जाती है और रात तक उसे उलझाए रखती है। सूरज काम करते करते कीर्ति के कमरे के सोफे पर ही थककर सो जाता है। अगली सुबह सूरज फिर से ऑफिस के लिए भाग जाता है। सेजल दिन भर घर में अकेली रहती है। शाम को जब सूरज घर लौटता है तो महेश, बेटा सूरज, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी के अभी शहर के बड़े डॉक्टर को दिखा के आते हैं। तुम गाड़ी निकालो और मेरे साथ चलो। सूरज अपने पिता को लेकर चला जाता है। वो पूरी रात बाहर रहते हैं और फिर अगली सुबह वापस आते हैं। तब शानवी, बेटा कहाँ रह गए थे तुम दोनों? पूरी रात बीत गई, मुझे कितनी चिंता हो रही थी। अरे माँ, दरअसल पिताजी को डॉक्टर को दिखाने के बाद रास्ते में उनके एक पुराने दोस्त मिल गए थे। उन्होंने बहुत जिद की तो हम रात को वहीं रुक गए थे, इसलिए देर हो गई। दूर खड़ी सेजल ये सब देखकर मन ही मन में, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग जानबूझकर मुझे सूरज से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं? जब से हम हनीमून से वापस आए हैं ये लोग किसी न किसी बहाने सूरज को मुझसे दूर कर देते हैं। ऐसे दिन बीत रहे थे और परिवार वाले सूरज को किसी न किसी काम में उलझाकर सेजल से दूर रख रहे थे। एक दिन दोपहर में सेजल अपने आप से, मैं यहाँ अपने कमरे में बैठकर बोर हो रही हूँ, क्यों ना कोमल भाभी और कीर्ति से जाकर बात की जाए। वो कोमल के कमरे की तरफ जाने लगती है। जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचती है उसे अंदर से कोमल और कीर्ति के हंसने की आवाजें आती हैं। वो बाहर ही रुक जाती है। देखा कीर्ति, हमारा पूरा काम बिल्कुल प्लान के साथ हो रहा है। पिताजी, नरेंद्र और तुमने मिलकर सूरज को उस फली वाली से बिल्कुल दूर रखा हुआ है। हाँ भाभी, बिल्कुल सही कहा। इस फली वाली से बस भाई को कुछ दिन और दूर रखना है। उसके बाद तो ये फली वाली इस अकेलेपन से तंग आकर खुद ही ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। फिर भाई की शादी हमारी टक्कर की लड़की से होगी। ये सुनते ही सेजल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गुस्से में वापस अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक करने लगती है। तभी सूरज थका हारा अपने कमरे में आता है और सेजल को पैकिंग करते हुए देखकर हैरान होते हुए, सेजल, ये तुम क्या कर रही हो? मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। जिस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं, जिस घर में साजिश रचकर मुझे तुमसे दूर रखने की कोशिश की जा रही है, उस अमीर घर में रहकर मैं करूंगी क्या? मुझे तुम्हारी ये झूठी दौलत नहीं चाहिए। क्या हुआ सेजल? मुझे साफ साफ बताओ, बात क्या है? सेजल रोते रोते कोमल और कीर्ति की कही हुई सारी बातें सूरज को बता देती है। सूरज का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। सेजल अपना सूटकेस उठाती है और नीचे हॉल में आ जाती है। सूरज भी उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आता है। सेजल, सेजल, रुक जाओ, मत जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना फिर से मर जाऊंगा। उनकी आवाज सुनकर सभी लोग हॉल में आ जाते हैं। तब शानवी, क्या हो गया बेटा? सेजल, तुम ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हो? माँ जी, जब इस घर के लोग, आपके बड़े बेटे, आपकी बेटी और आपकी बड़ी बहू नहीं चाहते हैं कि मैं सूरज के साथ इस घर में रहूं, तो फिर मैं यहाँ क्यों रहूंगी? मेरा भी अपना कोई आत्मसम्मान है। मैं एक गरीब फली बेचने वाली जरूर हूँ, लेकिन बिकने वाली नहीं।
मैं जा रही हूँ। बेटा जाने दो इसे, तेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। हाँ देवर जी, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो आपके लिए एक बहुत बड़े खानदान की लड़की को जानती हूँ, मैं खुद उससे आपकी शादी कराऊंगी। हाँ भैया, आप तो लाखों करोड़ों में एक हैं, इस फली वाली के पीछे क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। चुप रहो तुम लोग, अपनी जुबान बंद रखो। आज तक तो किसी ने मुझसे ये सब नहीं कहा। जब मैं सालों से कमरे में बंद होकर अकेले तड़पता रहता था, डिप्रेशन में रोता रहता था, तब कहाँ थी तुम लोगों की ये करोड़ की दौलत। सूरज गुस्से में अपने भाई और पिता के सामने आकर खड़ा हो जाता है। पिताजी, आप हमेशा अपने काम में और बिजनेस में बिजी थे। भैया, आप भी हमेशा अपनी मीटिंग्स में बिजी थे। और कीर्ति, तू भी हमेशा अपने दोस्तों और पार्टियों में बिजी थी। क्या कभी कोई मेरे इस डिप्रेशन का हिस्सा भी बना? आज जब मेरी जिंदगी में इस लड़की की वजह से खुशियां आई हैं, तो आप लोग उस खुशियों को भी हमेशा के लिए निकाल देना चाहते हो। मुझे शर्म आती है आप लोगों को अपना परिवार कहते हुए। सूरज की बातें सुनकर पूरे परिवार के सिर शर्म से झुक जाते हैं। बेटा सूरज, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मेरा बेटा बहुत मुश्किल से तो खुश हुआ था, लेकिन तुम सब लोगों ने मिलकर उसकी खुशियां बर्बाद कर दी। माँ, मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। चलो सेजल, हम दोनों आज ही यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। सूरज सेजल का हाथ पकड़ता है और सूटकेस लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। अरे रुक जाओ बेटा, मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ बेटा, हमारी बहुत बड़ी गलती है। हमने सिर्फ पैसे को देखा, इंसानियत को नहीं। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हाँ देवर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपके इस अकेलेपन और दर्द का कभी अंदाजा नहीं था। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ सूरज, छोटे भाई हमें माफ कर दे। हम तो हमेशा अमीर और गरीब के झूठे चक्कर में पड़े रहे, लेकिन आज समझ आया कि सचमुच सबसे अमीर तो वो लड़की सेजल है, जिसने अपनी सादगी से तेरा दिल जीत लिया है। नरेंद्र और महेश सेजल के सामने हाथ जोड़ते हैं। सेजल, प्लीज इस भाई को और हमारी पूरी परिवार को माफ कर दो, हमें छोड़कर मत जाओ। ठीक है बाबूजी, आप लोग बड़े हैं, मुझसे माफी मत मांगिए। मैंने आप सबको माफ किया। हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यह सुनकर पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। सूरज सेजल को देखकर मुस्कुराने लगता है। अब वहीं आलीशान लग्जरी अपार्टमेंट का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। कोमल और कीर्ति सेजल के साथ रसोई में हंस कर काम कर रही हैं। सेजल की बूढ़ी माँ और छोटा भाई बबलू भी अब इसी आलीशान अपार्टमेंट के एक बड़े से कमरे में रहने लगे हैं। सेजल उनके पास आती है तो बबलू नई स्कूल की ड्रेस पहनकर सेजल से, दीदी देखो मेरी नई ड्रेस और नए जूते, अब मैं बड़े स्कूल में जाता हूँ। हाँ भाई, अच्छे से पढ़ाई करना। सूरज कमरे में आता है और सेजल को अपने परिवार और भाई के साथ खुश देखकर मुस्कुराता है। अमीरी और गरीबी की दीवार हमेशा के लिए गिर चुकी है और घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, किस्मत कभी भी बदल सकती है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में ऐसे किसी इंसिडेंट के लिए? यदि आपको साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट करके हमें बताइए।